कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे इंदर और शुभम उस आईने से परेशान हो गए थे और जब वो उसे एक जंगल में जाकर तोड़ देते हैं तो घर वापस आने पर उन्हें वो अपने घर में ही लगा मिलता है। अब आगे उस आईने को घर में लगा देख इंदर और शुभम अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। वो दरवाजे से ही उस आईने को देखते रह जाते हैं और वो फिर उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। शुभम तुरंत ही अपने मामा को कॉल करता है क्योंकि ये आईना वो उन्हीं के होटल से लाया था। शुभम अपने मामा को कॉल करके सारी घटना बताता है। उसके मामा पहले तो ये बातें समझ ही नहीं पाते, पर आईने के लिए वो कहते हैं कि उस होटल में लगी हुई सारी चीज़ें काफ़ी पुरानी हैं और ये सारी चीज़ें होटल के शुरू होने के साथ ही उसमें लगाई गई थी। तब इस होटल की देखरेख या कहें इस होटल का संचालन उसके पिताजी यानी शुभम के नाना जी किया करते थे। उनके बाद ही इस होटल का मालिकाना हक उसके मामा को मिला। ये बात उसे उसके मामा ने बताई। फिर उसके मामा ने उससे कहा कि अगर इस आईने में ऐसा कुछ है तो तुम उस मैनेजर से जाके बात करो। होटल का मैनेजर ज़रूर कुछ इस बारे में बता सकता है, क्योंकि अगर आईने में कुछ भी गड़बड़ है तो होटल में काम करने वालों को इसकी भनक ज़रूर होगी। हो सकता है उन्होंने मुझे नहीं बताया हो, पर तुम्हारे तो अच्छे दोस्त हैं, तुम्हें बता देंगे। और मैं भी अपनी तरफ से कुछ पता करने की कोशिश करता हूँ। इतना कह शुभम के मामा ने फ़ोन रख दिया। अब शुभम और इंदर दोनों ही होटल की ओर चले गए। होटल जाकर उन्होंने मैनेजर को बुलाया और उससे बात करना शुरू किया। क्योंकि मैनेजर शुभम का बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए बात इधर उधर घुमाए बिना उन्होंने सीधे सीधे उससे पूछा और वो उससे एक सीधे जवाब की आशा कर रहे थे। पर मैनेजर ने कहा कि इस होटल में आईने के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ना ही यहाँ पर रुकने वाले लोगों ने कभी कोई शिकायत की और ना ही यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों को ऐसा कुछ महसूस हुआ। पर यह जवाब इंदर और शुभम को संतुष्टि देने वाला नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। उन्हें लगा कि मैनेजर उनसे कुछ छुपा रहा है। उन्होंने मैनेजर से कहा कि वो उन्हें सब सच सच बताए। इस पर मैनेजर ने उन्हें जवाब दिया कि जो आईना आप घर ले गए थे वो तो 2 कर्मचारियों के कमरे में लगा हुआ था। उन्होंने आज तक कोई शिकायत नहीं की है और उन्हें यहाँ काम करते हुए 4 साल हो चुके हैं। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो मैं उन्हें बुला देता हूँ। इतना कहकर मैनेजर ने एक नौकर को उन दोनों को बुलाने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर में वो दोनों कर्मचारी वहाँ पर उपस्थित हो गए। मैनेजर ने उनसे पूछा, हाँ तो बताओ, जो तुम्हारे कमरे में आईना लगाया हुआ था, याद है ना? दोनों ने हाँ में मुंडी हिलाई। हाँ तो वही आईना। उस आईने में कभी कोई दिक्कत थी? दिक्कत से मेरा मतलब कि क्या कभी कुछ अजीब सा महसूस हुआ कि उससे कोई निकलता हो, भूत प्रेत जैसा कुछ भी? इस पर दोनों हंसने लगे। क्या क्या पूछ रहे हैं सर आप भी? मैनेजर ने शुभम और इंदर की ओर देखा। देखो मैं सही बोल रहा हूँ ना? इस पर इंदर ने उन दोनों कर्मचारियों से कहा, देखो कुछ तो होगा,
शायद कुछ कुछ भी तुम्हें जो थोड़ा बहुत अजीब लगा हो उस आईने में। अरे कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो लगा होगा। इस पर दोनों सोच में पड़ गए। उसमें से एक ने कहा, अरे हाँ, एक चीज अजीब थी उसमें। हमारे कमरे की हर चीज में धूल जमती थी। पंखा हो, टीवी हो, टेबल हो, कुछ में भी। कमरे में झाड़ू लगती है, धूल तो उड़ती है, सब में जमती थी। लेकिन वो आईना, उस पे धूल का एक कण कभी नहीं दिखा। हमेशा चमचमाता रहता था वो। जिंदगी में हमने कभी उसे साफ नहीं किया। जिंदगी में हमने उसे कभी साफ नहीं किया। वो खुद ब खुद ही चमकता रहता था। और कितनी नक्काशी थी उसमें, लकड़ी की वो भी। उन नक्काशी में अंदर तक इतनी सी भी धूल नहीं जमी कभी। जैसे कोई बड़े प्यार से उसका एक एक कोना साफ करता हो। हमको तो लगा कि मालिक ने उसमें कोई केमिकल लगाया होगा ताकि धूल ना जमे। लकड़ी की चीज़ है ना, धूल जमती है तो निकालने में बड़ी दिक्कत जाती है। ऊपर से ऐसी डिज़ाइन, कोनों में धूल जम जाए तो निकले ही ना। तो हमें लगा कि मालिक ने कोई केमिकल लगाया इसमें, जिसके कारण इसमें धूल नहीं जमती। इतनी बात हो ही रही थी कि तभी शुभम का फोन बजा। उसके मामा का कॉल आया था। फोन उठाते ही उसके मामा ने कहा कि एक रंगनाथ नाम का कर्मचारी है जो उसके नाना के साथ काम किया करता था। वो उसके नाना का बड़ा करीबी था। जब ये होटल शुरू हुआ था वो तब से ही वहाँ पर काम कर रहा था और तब उसकी उम्र करीब 14 साल थी। वो शुभम के मामा से बस 4 साल बड़ा था, पर शुभम के नाना का एकदम विश्वसनीय था और सबसे करीबी भी। फिलहाल वो एक गांव में रह रहा है जहां उसका परिवार अब खेती करता है। किसी तरह से शुभम के मामा ने उसका नंबर निकलवाया और फ़ोन पर उससे बात की है, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। सिर्फ एक चीज़ कही कि शुभम को और इंदर को उनके पास भेज दे। वो उनसे कुछ बात करना चाहता है। शुभम के मामा के कई बार कहने के बाद भी उसने बस यही रट लगाई कि वो बात करेगा तो बस शुभम और इंदर से। ये बताने के बाद उन्होंने शुभम को उस आदमी का, यानी कि रंगनाथ का एड्रेस दिया और कहा कि एक बार जाकर वो उनसे मिल ले। शायद इससे वो किसी नतीजे पर पहुंच पाए और क्या पता, शायद उन्हें इस सब से मुक्ति का कोई रास्ता भी मिल जाए। फोन रखने के बाद शुभम और इंदर यही सोच रहे थे कि वो आखिर किस मुसीबत में फंस चुके हैं। क्या वो इन सब से निकल भी पाएंगे या नहीं। इन सब घटनाओं ने उन्हें मानसिक रूप से बहुत थका दिया था। उन्होंने बैंक के मैनेजर से कहा कि वो उस गांव जा रहे हैं जहां पर इस होटल का पूर्व कर्मचारी रहता है। तब तक मैनेजर कुछ लोगों को भिजवाकर उनके फ्लैट से वो आईना वापस यहाँ पर ले आए और हो सके तो उस आईने को वापस उन दोनों कर्मचारियों के कमरे में ही लगा दिया जाए। पर इतना सब जानने के बाद वो दो कर्मचारी तो समझ गए थे कि इस मिरर में कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने मैनेजर को साफ मना कर दिया कि ये आईना लाकर उनके कमरे में ना लगाया जाए। शुभम ने मैनेजर को अपने घर की चाबी दे दी और वो दोनों वहाँ से निकल पड़े। जब वो उस गांव की ओर जा रहे थे तब रास्ते में अचानक एक लकड़बग्घे जैसा जीव
उनसे करीब 100 मीटर की दूरी पर अचानक रोड पर आ गया। शुभम ने गाड़ी की स्पीड धीमी की और हॉर्न बजाने लगा, पर वो लकड़बग्घा उन्हें ही देखकर गुर्रा रहा था। अपने दांत पूरी तरह से बाहर निकाला हुआ वो लकड़बग्घा उनकी गाड़ी की तरफ ही दौड़ पड़ा। अब शुभम इन सब से इतना परेशान हो गया था कि उसने ब्रेक लगाने के बजाय जोरों से एक्सीलेटर दे दिया। वो जाकर उस लकड़बग्घे से भिड़ जाना चाहता था। जैसे ही वो उस लकड़बग्घे के पास में पहुंचे, लकड़बग्घे ने एक छलांग लगाई और आकर उनके सीधे कांच पर टकराया, लेकिन टकराते ही वो गायब हो गया। ना ही गाड़ी में कुछ हुआ, ना ही टक्कर की कोई आवाज़ आई। पीछे देखने पर पीछे भी कुछ नहीं नजर आ रहा था। इसका मतलब कि ये भी एक इल्यूजन था। शुभम ने मन बना लिया था कि अब वो इन सब से इसी तरह डील करेगा। थोड़ा आगे चलने पर उसे रास्ते में एक भैंस खड़ी नजर आई। दूर से ही उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और जोरों से हॉर्न बजाने लगा। भैंस ने गाड़ी की ओर तो देखा, लेकिन वो हटने का नाम नहीं ले रही थी। तभी शुभम ने अपनी स्पीड और बढ़ा दी। तभी इंदर ने जोरों से चिल्लाकर उससे कहा, गाड़ी रोक रोक, ये कोई इल्यूशन नहीं है। शुभम ने जोरों से ब्रेक मारा। गाड़ी भैंस के थोड़े पास जाकर रुकी और भैंस अपनी पूंछ हिलाते हुए वहां से हट गई। ये सचमुच की भैंस थी। शुभम ने इंदर की ओर देखा और कहा, तूने तो बचा लिया यार, तुझे कैसे पता चला कि ये इल्यूजन नहीं है? बकायदा देख, खेत में भैंसें चर रही हैं। अरे हाँ यार, मेरी तो नजर ही नहीं गई इन सब पे। अब धीमे ही चलाऊंगा। इस तरह दोनों धीमे धीमे उस गांव पहुंच गए। मेन रोड पर गांव का एक बोर्ड लगा था। गांव का रास्ता कच्चा था। शुभम ने गाड़ी उस ओर मोड़ी। जैसे ही उसने गांव में प्रवेश किया, उसका फ़ोन बजा, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसे जल्दी थी उस घर पहुंचने की, रंगनाथ से मिलने की। आखिरकार कुछ लोगों से पूछने के बाद वो रंगनाथ के घर पहुंच चुके थे। इस बीच शुभम का फ़ोन 3 से 4 बार बज चुका था। रंगनाथ के घर के बाहर आते ही शुभम ने अपना फ़ोन देखा। उस पर मैनेजर के कई मिस कॉल थे। उसने मैनेजर को फ़ोन लगाया। सामने से घबराए हुए मैनेजर की आवाज़ आई। मैनेजर ने शुभम से कहा, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है इसमें। शुभम ने उससे पूछा, क्या हुआ? इस पर मैनेजर ने उसे बताया कि वो उस आईने को शुभम के घर से उसके कहे अनुसार लेकर आ गए थे। आईना होटल में वापस लाने पर कर्मचारियों ने तो उसे अपने कमरे में लगाने से इनकार कर दिया। तो फिर बचा था एक ही उपाय कि उसे स्टोर रूम में रख दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया और आईने को स्टोर रूम में रख दिया। आईना तो जो लोग होटल से गए थे आईना को लाने के लिए, उन्हीं ने देखा था। और मैनेजर ने, जब उन्होंने उसे स्टोर रूम में रख दिया, उसके 2-3 घंटे बाद बाकी के कर्मचारियों को भी इस बात की खबर लगी कि एक आईना है जिसमें कुछ गड़बड़ है और वो स्टोर रूम में लाकर रखा गया है। सब में उत्सुकता थी कि देखें तो आखिर वो आईना दिखता कैसा है। उन लोगों की उत्सुकता को दूर करने के लिए इस आईने को दिखाने के लिए मैनेजर ने फिर से स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला, पर उस स्टोर रूम में वो आईना नहीं था। उसके बाद पूरे होटल में ढूंढ मच गई, पर वो आईना कहीं नहीं मिला।
मैनेजर ने जाके उन दोनों कर्मचारियों के कमरे में उस आईने को देखा, पर वो वहाँ भी नहीं था। इसके बाद वो लोग दोबारा से शुभम के घर गए और वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वो आईना अब भी उस दीवार पर टंगा हुआ है जिसे वो थोड़ी देर पहले ही उस होटल वापस ले गए थे। अब सबको एहसास हो चुका था कि ये आईना कोई मामूली आईना नहीं है। उसे देखने वालों की उत्सुकता अब डर में बदल गई थी। ये सब सुनकर शुभम थोड़ा और परेशान हो गया। उसने फ़ोन काट दिया। इंदर ने उससे पूछा कि क्या हुआ, और शुभम ने उसे कुछ नहीं बताया। दोनों घर के अंदर गए। झोपड़ी नुमा घर था जिसके ऊपर खपरैल लगी हुई थी। सामने रंगनाथ एक खटिया पर बैठा हुआ था। उन्होंने अंदर जाकर उससे पूछा, रंगनाथ जी हैं? सामने से रंगनाथ ने जवाब दिया, शुभम बेटा। इस पर शुभम ने कहा, जी हाँ, मैं ही हूँ। रंगनाथ ने दोनों को बैठने के लिए कहा। उन दोनों में अब बिल्कुल भी सब्र नहीं बचा था। रंगनाथ ने कहा, चाय पियोगे बेटा? और दोनों ने सीधे अपनी बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक सांस में रघुनाथ को पूरी कहानी सुना डाली। उनकी बातें सुन रंगनाथ ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, जानते हो बेटा, यह आईना कब आया था? उस वक्त होटल बना ही था। शायद 55 साल पुरानी बात होगी। मालिक ने मुझे ये काम सौंपा था कि होटल के लिए कुछ साज सज्जा का सामान चाहिए, तो मैं ही कुछ खरीदारी करने में उनकी मदद करूं। मेरे इस गांव के बगल में ही एक गांव है। वो कलाकारों का गांव है। मिट्टी की कलाकृति, लकड़ियों की कलाकृति सब बनता है वहाँ। मुझे तो बचपन से ही इसके बारे में पता था, तो मैंने मालिक को उस गांव के बारे में बताया कि वहाँ चलते हैं, कम दामों में बड़ी ही सुंदर चीज़ें मिल जाएंगी। मालिक मेरे साथ यहाँ पर आ गए। हमारे साथ 3 गाड़ियाँ आई थी। यहाँ से मालिक ने कई फर्नीचर भी खरीदे, सजावट के सामान भी, लोहे के हो या मिट्टी के, सब वहीं से लिया। उसके बाद आई आईना खरीदने की बारी। उस पूरे गांव में एक ही व्यक्ति था जो आईना बनाता था। हर आईने के बगल में वो लकड़ी लगाता था और उस लकड़ी पर सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाता था। हम उसके घर गए। मालिक उसके काम को देखते ही रह गए। मालिक ने वहाँ से करीब करीब 40 से 50 आईने खरीदे। एक बड़ा सा आईना कपड़े से ढका हुआ रखा था। जब हमारे खरीदे हुए आईने गाड़ियों में भरे जा रहे थे, मालिक की नज़र उस पर पड़ी। मालिक उसके पास गए और कपड़ा हटाकर देखा। इतना सुंदर आईना, क्या कलाकृति थी उस पर। अगल बगल की लकड़ी को क्या खूब तराशा गया था। मालिक का उस पर दिल आ गया। उन्होंने आईना बनाने वाले से कहा कि यह आईना भी होने चाहिए। आईना बनाने वाला उन्हें देखकर मुस्कुराया और कहा कि यह आईना बेचने का नहीं है। मालिक ठहरे पैसे वाले आदमी। उन्होंने कहा, कितना दाम लगाएगा वो इसका? जितना भी बोलेगा वो दे देंगे। पर उस आईना बनाने वाले ने एक ही बात कही कि ये आईना बेचने का है ही नहीं, चाहे वो कितना भी दाम दे दें। ये बात मालिक को खल गई। मालिक ने उससे कहा, क्या करेगा इसका? अब
अपनी बदली शक्ल देखेगा इसमें। इस पर उस आदमी ने जवाब दिया कि आईना उसने अपनी बेटी को तोहफे में देने के लिए बनाया है, बड़े ही प्यार से बनाया है उसने, और वो भला अपनी बेटी को क्या तोहफा दे सकता है। पर मालिक को तो वो आईना पसंद आ गया था। वो अब कुछ सुनने के हालात में नहीं थे। मालिक ने अपनी जेब से 1000 रुपये निकाले। उस वक्त 1000 रुपये बहुत होते थे बेटा। उन्होंने वो 1000 रुपये उस आईने वाले के ऊपर फेंक दिए और अपने काम करने वालों से कहा कि ये आईना भी उठा लें। आईने वाले ने कहा, बाबूजी ऐसा मत करो, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। इस पर मालिक ने 500 रुपये और निकाल कर उसके सामने रख दिए और कहा, इससे कोई अच्छा तोहफा खरीद के अपने बेटी को दे दे। लेकिन वो यही तोहफा अपनी बेटी को देना चाहता था। वो बेबस आंखों से उन्हें देख रहा था। जब मालिक जाकर गाड़ी में बैठ गए, मैं अंदर ही था। मैंने देखा वो आईना बनाने वाला पैसे उठाकर मेरे पास आया। उसने वो पैसे मेरी जेब में रख दिए और कहा कि ये पैसे अपने मालिक को दे देना और उनसे कहना कि मेरे बेटी का तोहफा उस तक ज़रूर पहुंचेगा। होटल वापस आकर मैंने मालिक को वो पैसे दिए। मालिक हंसने लगे और उन्होंने वो पैसे मुझे ही रखने के लिए दे दिए। थोड़े समय बाद मुझे मेरे गांव के एक दोस्त ने बताया कि जहाँ से आईने बनते थे, यानी जो आईना बनाता था, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इसके थोड़े समय बाद ही मालिक के साथ कुछ अजीब होने लगा। वो बताते नहीं थे, पर समझ आता था कि कुछ तो हो रहा है। कोई बात है जो उन्हें परेशान करती है। कई बार वो आधी रात को मुझे बुलाते थे, कहते थे कि मैं उनके पास ही बैठूं। जानते हो वो आईना उनने कहाँ लगाया था? अपने ही कमरे में। मैं जब भी उनके कमरे में जाता, उस आईने को ही देखता। उस आईने को देखकर मुझे एक ही बात इसे याद आती थी, जो उस आईने वाले ने मुझसे कही थी कि एक दिन उसका तोहफा उसकी बेटी तक ज़रूर पहुंचेगा। तब मैं थोड़ा घबरा जाता था, पता नहीं क्यों, पर घबरा जाता था। मालिक थोड़े बीमार रहने लगे। उन्होंने छोटे बाबा को भी इस होटल से दूर भेज दिया। सुना है छोटे बाबा तो अभी भी यहाँ पर नहीं रहते। इस पर शुभम ने जवाब दिया, हाँ वो मेरे मामा हैं, वो बाहर ही रहते हैं। होटल का कामकाज तो मैनेजर देखता है। कुछ तो बात थी। मालिक हमेशा परेशान रहते थे, डरे सहमे रहने लगे थे। कई बार तो उन्हें अपने कमरे में जाने में डर लगता था। देखा है मैंने, दिन भर बाहर टहलते रहते थे। कई बार रात में भी वेटिंग रूम के सोफे पर बैठे देखा है मैंने उन्हें। तबीयत दिन पर दिन बिगड़ते जा रही थी। रात को डर जाया करते थे। कभी कभी चिल्लाने की आवाज़ आती थी। मैं जाकर देखता था तो बिस्तर पर बैठे रहते थे और मुझसे कहते थे कि यहीं बैठ जाओ। और मेरा कमरा एक नौकर का कमरा, उसमें तो वो आने से रहे, इसलिए मुझे ही वहीं बुला लेते थे। मैं 2-3 घंटे उनके पास ही रहता। कई बार कहते कि वहीं ज़मीन पर मैं बिस्तर लगा लूं। फिर एक दिन वो चल बसे। उसके थोड़े ही समय बाद मैंने भी उस होटल में काम छोड़ दिया था बेटा।
आज जब तुम्हारे मामा का फ़ोन आया तो मुझे सारी बातें याद आ गई और समझ आया कि तुम्हारे नाना मुझसे क्या छुपाते थे। उन्हें लगता होगा कि उनका स्टाफ उन्हें डरपोक समझेगा। अरे इसमें क्या बात थी, इतना सब होने के बाद भी उनसे उस आईने का मोह नहीं छूटा। मरते दम तक वो आईना तो उसी कमरे में लगा था। शुभम और इंदर सारी बातें सुन रहे थे। उन्हें थोड़ा बहुत अपना जवाब मिल भी रहा था, लेकिन अब वो सीधा जवाब चाहते थे। इंदर ने एक सवाल दागा। तो रंगनाथ जी, आप कहना चाह रहे हैं कि अगर ये आईना हम उनकी बेटी को दे आए तो सब सही हो जाएगा? रंगनाथ ने हाँ में मुंडी हिलाई। शुभम और इंदर उठकर जाने लगे। तभी रंगनाथ ने उनसे कहा, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया। जानते हो, जब मैंने तुम्हारे नाना को वो 1500 रुपये लौटाए थे, उस वक्त तो वो हंस रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया था? इस पर शुभम ने उसे जवाब दिया, नहीं, हमें नहीं पता। उन्होंने कुछ गुंडे भेजकर उस आईने वाले के घर में आग लगवा दी थी। ये बात उन्होंने भी मुझे नहीं बताई थी। जब मैं सब छोड़कर गांव वापस आया तब गांव वालों से मुझे ये बात पता चली। अब शुभम और इंदर दोनों फिर सकते में आ गए थे। इंदर ने रंगनाथ से पूछा, तो अब वो लोग वहाँ नहीं रहते? मतलब उसकी बेटी, उनका परिवार? इस पर रंगनाथ ने कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, उसका परिवार तो चला गया था बाहर दूसरे गांव में, और उसकी बेटी की शादी मेरे ही गांव में हुई है। फिर शुभम ने रंगनाथ से पूछा, और किससे हुई है शादी? उस पर रंगनाथ का जवाब आया, मुझसे, वो मेरी ही पत्नी है। शुभम और इंदर एक दूसरे को देख रहे थे, आंखें फाड़ फाड़ कर। दोनों तेज कदमों से उस घर से बाहर निकले, गाड़ी में बैठकर अपने घर आए। आनन फानन में उस आईने को दीवार से उतारा, अपनी गाड़ी में रख वापस उस गांव की ओर चले। अंदर ही अंदर उन्हें एक सुकून सा था। इस बार उन्हें कोई इल्यूजन भी नहीं हो रहा था। वो जल्द ही उस गांव में वापस पहुंच गए। रंगनाथ के घर के बाहर गाड़ी लगाने पर दोनों गाड़ी से उतरे और रंगनाथ के घर वो आईना लेकर चले गए। दरवाजे से अंदर जाते ही खटिया पर बैठे रंगनाथ ने अपनी पत्नी को आवाज़ दी, जी सुनती हो, देखो क्या आया है। अंदर से एक बूढ़ी महिला बाहर निकली। नम आंखों से उसने उस आईने को देखा और कहा, बाबा पहले भी मुझे रोज़ कहा करते थे कि तेरा तोहफा आएगा। वो तोहफा सबसे प्यारा तोहफा है। कल ही तो सपने में आए थे, कह रहे थे तेरा इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। इतना कहकर उसने आईने को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। इस पर रंगनाथ ने कहा, मैं भी तो कहता था पगली, तेरे बाबा कह रहे हैं तो भेज ही देंगे तोहफा। तो खामों खा परेशान होती थी कि क्यों उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली। आज उन्हें मुक्ति मिल गई होगी। शुभम और इंदर थोड़ी देर में वहाँ से निकल जाते हैं। आज इस घटना को 2 साल हो चुके हैं।
और शुभम और इंदर अब सुकून से उस घर में रहते हैं। इंदर भी अब शुभम के साथ ही उसकी कंपनी में जॉब करता है। शुभम ने अपने परिवार का एक पुराना कर्ज उतार दिया था। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही मैंने सोचा है कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स की आप बीती अपने इस चैनल पर सुनाना चाहूँगा, क्योंकि हम सब के साथ कभी ना कभी कोई ऐसी घटना होती है जिसे हम हॉरर का नाम देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी वो कहानी अपने चैनल पर सुनाऊं, तो आप मुझे वो कहानी इंस्टाग्राम पर या ईमेल पर बता सकते हैं। इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा।